ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 22 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। मैथ की क्लास आपके दोपहर में 12 बजे होगी, मेरी क्लास शाम को 8 बजे होगी 22 जून। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अति महत्वपूर्ण सीरीज आपकी चालू हो चुकी है, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स की क्लास सुबह 12 बजे होती है और फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है ब्रह्मास्त्र नाम से। और इसमें जीके जीएस वाली जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है आपकी, वो शाम को 8 बजे आपकी डेली जो है वो होती है। ठीक है, स्वागत है मेरे साथ में। बिल्कुल मेरे साथ में है आदित्य, पंकज, ऋषभ, तनु, प्रशांत, गणेश, रोशनी, निक्की, पुष्पेंद्र, सभी का स्वागत है। राम राम आप सभी को। हमारी कल पहली क्लास हुई, आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिखाया। देखिए, जब कोई आप नई चीज स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे आपके पास सुझाव जो है वो आते हैं। जो दिमाग में आपके पॉइंट्स आए होंगे वो हो सकता है आपसे पहले मेरे दिमाग में भी आ चुके होंगे कि क्या हमें सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी करनी चाहिए। देखिए रसगुल्ला, आपके पेपर के लिए क्या महत्वपूर्ण है मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ इन 21 आपके एपिसोड के अंदर। हाँ, मेरा सारा की सारा कंटेंट आपकी एनसीईआरटी से होगा, ये आप तय मान के चलिएगा। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप 21 क्लासेज मेरे साथ पूरा ले लीजिए। आपको 9th-10th की एनसीईआरटी जो सवाल बनते हैं वो लगभग सारे सवाल आप कर पाएंगे, और भी मैं आपको उसका एक स्टेप आगे ले जाकर के छोड़ूंगा। ठीक है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, वो आप मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं आपको जो पढ़ाऊं उसको आपका रिवीजन करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना। तो चलिएगा, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र के अंदर आपका स्वागत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर जो हमने कल पढ़ा था वो हम भूल गए। तो सो मैंने कल आपको जो पढ़ाया था उसमें से मैंने कुछ आप सभी के लिए बुलेट पॉइंट बना दिए हैं, उसको हम पहले रिवाइज करते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिल भेज के बताना कि आपको ये कैसा लगा दोस्तों ना। देखिएगा, ये मैंने कुछ हमारी कल वाली क्लास से ये कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे क्लास से पहले पिछली वाली क्लास को रिवीजन करने के लिए इन सब पॉइंट्स का यूज करने वाले। देखिएगा, तापमान और दाब बढ़ाने पर पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। मैंने कल दोस्तों आपको समझाया था, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में भी इस प्रकार जो है लिखा होता है कि आपने क्या समझा, आपने क्या पढ़ा, वो आपकी जानकारी वहां पे होती है ना। सूक्ष्म बर्फ ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा था कि जो सब्लिमेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है, ड्राई आइस उसका एग्जाम्पल है ना। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था आपके कि जो मेल्टिंग पॉइंट जिसपे ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर विसरण की जो दर होती है दोस्तों बढ़ जाती है। ठीक है, विसरण को हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। आपके स्वतः फैलना, गरम आपके जो गरम जो खाना होता है उसकी खुशबू जो है हमारी नाक तक अपने आप पहुंच जाती है, वही डिफ्यूजन होता है। तो तापमान बढ़ने पे क्या होता है, डिफ्यूजन जो है बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, कल आपको पढ़ाया गया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। अगला प्रश्न है, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मैंने आपको कहा था, एक मैंने पूरी टेबल आपको दिखाई थी जहां पर आपके लिए रॉबर्ट हुक, इसके अलावा ल्यू वैन हुक, इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन, इसके अलावा पुरकिंजे, इसके अलावा स्लाइडर स्वान और आपके रुडोल्फ विर्चो का नाम आया था। ठीक है, भारत की मानक यामयोत्तर समय रेखा जो है वो आपके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, हमने पढ़ा था, जो कि हमारा टाइम निर्धारित करती है ना। भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो 11,098.81 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है साझा करते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था ना। सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्पादन के कुल 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। मैंने आपसे कहा था भूमि को रेंट आ जाता है, श्रम को दोस्तों आपके वेज जाता है, मजदूरी, पूंजी को आपके कैपिटल होता है, उद्यमी को आपके प्रॉफिट होता
है, ये मैंने कल आपके सामने जो डिस्कस किए थे उसके कुछ बुलेट पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको आज जो है वापस से रिवाइज करा दिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से जो हमारा पहला सवाल है वो आपके सामने है ना, विलियन के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एनसीईआरटी का, क्लास दोस्तों 9th का चैप्टर नंबर 2। क्या है? एनसीईआरटी क्लास जो 9th है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 2 है आपके सामने, और उसका पहला टॉपिक कौन सा है? विलियन। क्या है आपके? विलियन दोस्तों टॉपिक, पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारी दोस्तों एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। विलियन दोस्तों मतलब होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है विलियन एक समांगी दोस्तों मिश्रण है। ठीक है, एक्चुअली में हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ विलियन के गुण के अंदर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि विलियन जो है एक समांगी दोस्तों मिश्रण होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। कभी आपसे सवाल पूछ ले कि जो विलियन है इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो विलियन या सॉल्यूशन दोस्तों होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, देखो दोस्तों यहां पर एक वर्ड आपके सामने आया, आपके समांगी मिश्रण। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो होमोजीनस जो मिक्सचर है उसकी बात करें समांगी मिश्रण। ठीक है, विलियन को हमेशा आप एग्जाम्पल से ध्यान रखना दोस्तों ना। पानी के अंदर दोस्तों नमक को अगर मैं घोल दूं तो नमक दोस्तों आपके पूरा की पूरा घुल जाएगा। ठीक है, यस या नो दोस्तों आपके? और जितने पानी में दोस्तों नमक घुला होगा उस पूरे पानी का टेस्ट आपको एक समान नजर आएगा। ठीक है, पानी में अगर मैं चीनी को घोल दूं तो आप चेक करना, अगर चीनी उसमें पूरी घुल जाती है तो उस कंडीशन में पूरे पानी का टेस्ट आपको एक तरह नजर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल किसका एग्जाम्पल है? विलियन का दोस्तों एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या होते हैं आपके? तो इसके उदाहरण आपके पानी में नमक, पानी में नमक हो गया दोस्तों, पानी में आपके चीनी हो गया, वो इसका एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों विलियन क्या होता है आपके? जिसमें दोस्तों आपके घुलनशीलता हो वो विलियन होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें घुलनशीलता हो वो विलियन होगा, और वही क्या होगा? वही आपके समांगी मिश्रण होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों समांगी मिश्रण होगा, नोट करना है, और वही क्या होगा? विलियन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूज दोस्तों करने वाला सवाल है, ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों विलियन में दो चीजें होती हैं। ठीक है, देखो दोस्तों पानी में दोस्तों नमक का जो आपके विलियन बना है इसमें दो चीजें हैं, पानी और नमक। दोस्तों क्या क्या आपके? दोस्तों पानी है इसके अंदर, और दोस्तों क्या है इसके अंदर? नमक है। ठीक है, साल्ट है। ठीक है, नमक मतलब साल्ट हो गया। ठीक है, या फिर दोस्तों इसके अंदर आपके, अगर मैं चीनी कहना चाहूं तो चीनी कह दीजिए आपके, तो पानी या फिर शुगर है ना, दो चीजें इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, अच्छा सवाल पूछूं आपसे, कौन अधिक मात्रा में दोस्तों होगा? पानी में अगर नमक की बात करें तो कौन अधिक होगा? दोस्तों पानी अधिक होगा, नमक कम होगा। पानी में चीनी की बात करूं तो कौन अधिक होगा? पानी अधिक होगा, चीनी कम होगा। यस या नो? तो अगर इन दोनों की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो अधिक मात्रा किसकी होगी? अधिक मात्रा जो है वह पानी की होने वाली है, और जो कम मात्रा होगी वो किसकी होगी? कम मात्रा जो होगी वो किसकी होगी? आपके चीनी या फिर नमक की कम मात्रा होगी, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जिसकी अधिक मात्रा होती है वह विलायक कहलाता है। स्टार लगाओ। ठीक है दोस्तों, विलियन में क्या मिलता है? विलियन में दो चीजें मिलती है, एक विलायक मिलता है, एक विलय मिलता है। ठीक है, तो जिसकी अधिक मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलवेंट कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है आपके? वह दोस्तों आपके कहलाता है विलय। क्या कहलाता है? विलय कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, मतलब कि सोलवेंट कहलाता है। ठीक है, और जिसकी दोस्तों मात्रा कम होती है वह सोल्यूट कहलाता है या फिर विलय कहलाता है। ठीक है, आपसे सिंपल भाषा में कहूं दोस्तों आपकी,
जिसमें घुलता है वह विलायक है, और जो घुलेगा वह दोस्तों विलय है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा आपसे दोस्तों जिसमें घुलता है वो क्या होगा आपके, जिसमें घुलता है वो है आपके क्या होगा, वह दोस्तों विलायक होगा, और जो घुला है वो क्या होगा आपके, जो घुला है वो विलय होगा। ठीक है, पेपर में इससे सवाल खूब बनते हैं। ठीक है, कि पानी में नमक का जो विलयन होता है उसमें विलय कौन है, उसमें विलायक कौन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपके गुरुजी हम तो याद नहीं कर पाएंगे, गुरुजी हम तो भोड़े बालक हैं, हम तो डोपा टाइप के बालक हैं, हमें भूल जाएंगे हम तो। ठीक है, अरे कैसे भूल जाओगे दोस्तों आपके, मुझे ये बताओ दोस्तों, विलायक बड़ा दिख रहा है या विलय दोस्तों बड़ा दिख रहा है? गुरुजी विलायक बड़ा दिख रहा है। अच्छा गुरुजी इंग्लिश पे दोस्तों बात करते हैं, आपके सॉल्वेंट दोस्तों बड़ा या फिर सोल्यूट दोस्तों बड़ा आपके, तो गुरुजी आपके विलायक बड़ा दिख रहा है। कौन सा विलायक जो है ये बड़ा दिख रहा है विलय की तुलना में। ठीक है, तो सीधी सी बात दोस्तों, आपके जो बड़ा दिख रहा है वो अधिक होगा, जो छोटा दिख रहा है वो कम होगा। ठीक है, तो अधिक कौन होगा आपके, अब पानी में चीनी को घोल के पूछे अधिक कौन होगा, तो पानी अधिक होगा। पानी में नमक को घोल के पूछे कौन अधिक होगा, पानी अधिक होगा रसगुल्ला। तो विलायक सॉल्वेंट होता है, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है, और विलय आपके कम मात्रा में होता है। जो घुला होता है दोस्तों उसे कहते हैं विलय कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में विलायक और विलय होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, विलयन एक समांगी दोस्तों मिश्रण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, विलयन में जो कण होते हैं उनका दोस्तों आकार जो है वो 1 नैनोमीटर दोस्तों इससे भी छोटा होता है, जिसके कारण हम उनको हमारी आंख से नहीं देख सकते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट आपके दोस्तों, विलयन दोस्तों केवल दोस्तों द्रव ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, केवल दोस्तों विलयन द्रव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, विलयन जो है आपके, विलयन जो है ये दोस्तों आपके द्रव की फॉर्मेट में भी हो सकता है आपके, जैसे कि आपके एग्जाम्पल दोस्तों पानी में क्या, पानी में चीनी। ठीक है दोस्तों, पानी में मैंने चीनी खोल दी दोस्तों, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, विलयन दोस्तों आपके ठोस की फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड दोस्तों फॉर्मेट में हो सकता है आपके, जैसे कि मिश्र धातु। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। जैसे कि मिश्र धातु आपको दोस्तों नोट करना है। ठीक है, मिश्र धातु को बोलते हैं अलॉय मेटल। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके, अलॉय मेटल कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, मिश्र धातु दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आपके पीतल का नाम सुना है दोस्तों आपने, पीतल जो है वह आपके ठोस विलयन है। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक ठोस विलयन है, आपको ध्यान है। देखो पेपर में सवाल आएगा पीतल क्या है, तोते उड़ जाएंगे रसगुल्ला, है ना दोस्तों। पीतल का मतलब हो गया ब्रास, क्या हो गया ब्रास। ठीक है दोस्तों, पीतल जब आप बनाने जाओगे तो आपको दोस्तों आपके तांबा और जिंक की दोस्तों आपके एक निश्चित मात्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने नहीं ली तो आप पीतल नहीं बना पाओगे ना। तो तांबा और जिंक की एक निश्चित मात्रा दोस्तों आपकी किस में लगती है, आपके ये लगती है पीतल के अंदर। तांबा मतलब कॉपर हो गया, जिंक मतलब जर्डन हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब तांबा चाहिए 70%, जिंक चाहिए 30% अगर आपको पीतल बनाना है। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा चाहिए किसको, पीतल को बनाने के लिए दोस्तों ना। और सो जब पीतल बन जाएगा दोस्तों, उस पीतल में से आप एक टुकड़ा तोड़ोगे तब भी दोस्तों वहां पे तांबा और आपके जिंक कितना आएगा, इतना ही दोस्तों आएगा। पीतल का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ोगे तब भी तांबा और जिंक कितना आएगा, इतना। पीतल के हर पीस में तांबा और जिंक की जो मात्रा है वो इतनी नजर आएगी। ठीक है, यही समांगी मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, यही समांगी मिश्रण है, आपको ध्यान है आपके, जो हर जगह आपके समानता दिखाई दे, जहां पर हर जगह आपके समान मात्रा हो, समान गुण हो, वही समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो पीतल में तांबा प्लस जिंक आपके नोट करना, तो ये कैसा आपके समांगी दोस्तों मिश्रण आपके, ये ठोस जो है सॉलिड जो है यह समांगी मिश्रण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों विलयन आपके जो है वो वायु की दोस्तों आपके वो गैस अवस्था में भी दोस्तों होता है, वायु की अवस्था में भी होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम सवाल को दोस्तों देखते हैं, हमारे सवाल क्या बोल रहा है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, बढ़िया प्रश्न है। विलयन एक आपके होमोजीनस मिक्सचर है, नोट करना। ठीक है, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए वे आंख से नहीं देख पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीनी और जल के दोस्तों विलयन में चीनी विलायक नहीं दोस्तों, जो अधिक होगा वो विलायक होगा। ठीक है, अरे बड़ा कौन, रसगुल्ला बड़ा दोस्तों विलायक। ठीक है, तो पानी और चीनी में अधिक कौन दोस्तों, आपके पानी अधिक। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, मिश्र धातु ठोस विलयन के उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से आपके, हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया है। ये पूरी कहानी आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो विलयन वाला टॉपिक है आपके, उसमें पूरी कहानी दी गई है।
है जो मैंने आपको अभी समझाई है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ये सारी दोस्तों बातें आपको ध्यान रखनी है। विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है, किस प्रकार दोस्तों आप पहचानोगे विलायक आपके विलय को, और द्रव विलायक, द्रव विलयन कौन सा है, ठोस विलयन कौन सा है, अलॉय मेटल के बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनने वाला है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक जो परिवर्तन है उसका दोस्तों उदाहरण नहीं है ना। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है इसका दोस्तों आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। मैंने वहीं से इस सवाल को उठा के आपके सामने पेश कर दिया दोस्तों, है ना। देखिएगा दोस्तों, आपके दोस्तों परिवर्तन दो तरह के होते हैं आपके सामने। जो चेंजेज होते हैं आपके पदार्थ की अवस्थाओं में दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन होता है, और एक होता है कौन सा आपके केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल चेंज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज दोस्तों ना। देखो फिजिकल दोस्तों चेंज का मतलब क्या होता है, फिजिकल दोस्तों चेंज का मतलब है कि अगर दोस्तों मैंने कोई एक चीज ले ली ए, ठीक है, और दोस्तों मैंने आपके इससे क्या बना दिया, इससे बी बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ए क्या लिया, अभिकारक लिया, और इससे क्या उत्पाद बना दिया, इससे बी उत्पाद। इधर जो लिखा होता है वो अभिकारक होता है, इधर जो लिखा होता है वो उत्पाद या फिर प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं वापस बी से ए बना दूं दोस्तों ना, अगर मैं वापस बी से ए बना दूं तो ये परिवर्तन कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। दोनों दिशाओं में रिएक्शन अगर चल जाए तो कौन सा परिवर्तन दोस्तों होगा, आपके भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। गुरुजी एग्जाम्पल बताइए दोस्तों, एग्जाम्पल सुनिएगा आप दोस्तों, एग्जाम्पल सुनिएगा। अगर दोस्तों मेरी जो बर्फ है अगर मैं उसको फ्रीजर से बाहर निकाल दूं तो गर्म करने पे दोस्तों क्या होगा, वह पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये से नो, बर्फ को मैंने फ्रीजर से बाहर निकाला, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसी पानी को दोस्तों, इसी पानी को मैं वापस से जमा दूं तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, ठीक है। तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, आपके ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोस्तों, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस। अरे दोस्तों आप वो जैकेट लाए हो का रसगुल्ला दोस्तों, जो एक बार ऐसे पहन लेते हैं, फिर दोस्तों मम्मी 7 दिन बाद कहती है कि इसको पलट के दोबारा पहन ले दोस्तों ना, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। एक बार ऐसे पहनी, फिर पलट के दोस्तों दोबारा पहन ली, और हम सोचते हैं कि सारी जनता बेवकूफ है, किसी को पता लगेगा ही नहीं कि हमारे पास जैकेट एक है, हमने उसको उल्टा पुल्टा करके पहन लिया है, ठीक है। और हम सोचते हैं मौज आ गई, एक जैकेट में आपके 2 जैकेट मिल गई, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है। तो वही आपके होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों, आपके एग्जाम्पल दोस्तों बर्फ का पानी, ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दोस्तों पानी में मैंने आपके पानी में मैंने नमक घोल दिया, ठीक है दोस्तों, पानी मैंने नमक घोल दिया, और अगर मैं पानी में नमक घोल दिया, अगर मैं वापस चाहूं तो अगर मैं उसको गर्म कर दूं दोस्तों आपके, तो पानी और नमक आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चेंज आपके दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों छापना आपके, तो बर्फ का दोस्तों पानी बनना, आपके पानी का दोस्तों भाप बनना, पानी का भाप बनना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल आपके भौतिक परिवर्तन के, ठीक है। सवाल आता है केमिकल चेंज दोस्तों ना, अगर मैंने ए से बी बनाया, ठीक है, उत्पाद बी बनाया, लेकिन दोस्तों मैं बी से वापस ए नहीं बना पाऊं, ठीक है। ए से मैंने बी तो बना दिया, लेकिन मैं बी से वापस ए नहीं बना पाऊं तो क्या होगा, ये आपके केमिकल चेंज होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल सुनिएगा आप दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे दूध से मैंने दही बना दी दोस्तों ना, दूध से मैंने दही बना दिया, दूध को मैंने जमाया, क्या बना दिया, दही बना दिया। अब वापस मैं दही से दूध नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों दूध से वापस दही बन जाएगा, ठीक है। अगर दूध से पनीर बना दिया तो दोस्तों पनीर से वापस दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैंने दूध से
पनीर बना दिया तो सो वापस आपके सो पनीर से मैं दूध नहीं बना पाऊंगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके देखिएगा आपके सो फल का सड़ना, ठीक है। फल अगर सड़ गया दोस्तों सड़ गया, ठीक है। फल का सड़ना दोस्तों आपके, फल का पकना हो गया, ये भी आपके पक गया तो पक गया दोस्तों। फल का कटना हो गया, फल को अगर दोस्तों हमने काट दिया तो काट दिया, फिर वापस हम उसको नहीं जोड़ पाएंगे दोस्तों आपके। इसके अलावा लोहे का जंग लगना, ठीक है। जो लोहे पर जंग लगना जो है, यह भी इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक बार लोहे पर जंग लग गई दोस्तों, वो जंग जो है वो लोहे को साथ लेके जाएगी, ठीक है, नोट करना, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना इसका एग्जाम्पल, ठीक है। पकना, सड़ना, कटना, गलना, या फिर दोस्तों आपकी जलना लिखना। जलना जो है, दहन जो है आपके, लकड़ी का जलना, कोई भी दहन हो गया, लकड़ी का जलना, या फिर दहन जो हो गया है, यह भी इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, दहन भी दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मोम का पिघलना, देखो मेरी बात सुनना दोस्तों ना, एक बच्चे का सवाल है, ये आपको थोड़ा ध्यान भी दोस्तों रखना आपके। मोम का पिघलना दोस्तों ना, मेल्टिंग दोस्तों जो होता है, पिघलना जो होता है मोम का दोस्तों, देखो पिघलना जो वर्ड है आपके, ये फिजिकल चेंज है ना, भौतिक परिवर्तन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कैसे भौतिक परिवर्तन है सुनिएगा, ठीक है। दोस्तों ये मोमबत्ती आपने देखी है दोस्तों आपके, अरे आपने वो खेल किया दोस्तों आपके, आपका दोस्त भी बगल में बैठ के पढ़ रहा होता है दोस्तों आपके, आप मोमबत्ती के अंदर पढ़ रहे थे, आपके पहले के समय थी, आज से 4 करोड़ 4,000 करोड़ साल पहले दोस्तों आपके, आप और आपके दोस्त बैठ के पढ़ रहे थे, उसमें मोमबत्ती जला करके आप स्कूल का काम कर रहे थे। काम दोस्तों क्या कर रहे थे, छाप रहे थे आपके, आपको लगा कि कुछ करना चाहिए, ये आपका दोस्त दोस्तों सो रहा है, तो आपने क्या करा दोस्तों, आपने उस मोमबत्ती को उठाया और थोड़ा सा क्या करा, उसके हाथ पे टपका दिया रसगुल्ला, और दोस्तों वो जलाती थी, है ना, गर्म थी ना, जलाती थी, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखना वहां पे उसके हाथ पे मोम दोस्तों इकट्ठा हो जाती थी, है ना। तो हुआ क्या दोस्तों आपके, हुआ ये था कि मोम को आपने जैसे ही उसके हाथ पे टपकाया, लिक्विड फॉर्मेट में थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जम गई, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और जो अवस्था में परिवर्तन होता है, बर्फ का पानी, पानी का बर्फ, क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो मोम का पिघलना दोस्तों कैसा चेंज है, आपके फिजिकल चेंज आपको नोट करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मोमबत्ती का जलना दोस्तों, उसमें जो बत्ती लगी है अगर वो जल जाए रसगुल्ला दोस्तों ना, दोस्तों मोमबत्ती का दोस्तों जलना जो है, यह केमिकल चेंज है। जलना क्या होता है, जलना जो है यह केमिकल चेंज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों इसके साथ मोम पिघल भी रही है, साथ में मोम पिघल भी रही है, मोम जल भी रही है, तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज आएंगे, लेकिन इसके अंदर ऑलवेज फिजिकल चेंज आएगा, नोट करना, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है आपके, मैं वैसे इसको बताता दोस्तों, आपने पूछ लिया तो अच्छी बात है, ये आपको थोड़ा एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, सवाल ये कह रहा है कि कौन सा रासायनिक जो परिवर्तन है इसका आपके उदाहरण नहीं है, ठीक है। देखिएगा कौन सा नहीं है ना, लोहे पे जंग लगना, दोस्तों जंग लगना जो है वो आपके किसी लोहे पे लगे, तांबे पे लगे, कुछ पे भी लगे आपके, ये केमिकल चेंज दोस्तों एग्जाम्पल है, ठीक है। जल से बर्फ बनना, हमारा आंसर यही आएगा आपके। सो भोजन का पाचन दोस्तों, पाचन है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों आपके, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, यह सारे के सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर दूध से दही जमना आपकी, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल नहीं है, जल से बर्फ बनना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणुक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई अटोमिक, दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक आपके, एनसीईआरटी क्लास दोस्तों 9th में चैप्टर नंबर 3 जो है वो परमाणु से संबंधित है, वहां पे दोस्तों एक टॉपिक दिया गया आपके, और वह दोस्तों क्या आपके, वो है परमाणुकता ना। और बहुत सारे एग्जाम में सीधा सवाल पूछता है परमाणुकता संबंधित दोस्तों ना। देखो दोस्तों, जब दोस्तों आपसे मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि आपसे पूछे ऑर्गन, दोस्तों जब आपसे ऑर्गन लिखवाता हूं मैं आपके केमिस्ट्री में, दोस्तों आप ऑर्गन इस प्रकार लिखते हो, ठीक है।
दोस्तों मैं आपसे सोडियम दोस्तों लिखाऊंगा तो सोडियम आप इस प्रकार लिखोगे, ठीक है। मैं आपसे हीलियम लिखाऊंगा तो आप केमिस्ट्री के अंदर सो हीलियम इस प्रकार लिखोगे, ठीक है। नॉर्मली दोस्तों हीलियम ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ऑक्सीजन आपसे लिखाऊंगा तो नॉर्मली आप ऑक्सीजन इस प्रकार लिखोगे, ठीक है। दोस्तों कभी भी नॉर्मली ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। ये दोस्तों ये भी ऑक्सीजन नहीं है आपको, ये आपके क्या है, ये आपके ओजोन है, ठीक है। दोस्तों नॉर्मली आप हीलियम जो है वो ऐसे नहीं लिखोगे दोस्तों नॉर्मली आप सोडियम जो है वो ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। जर्नली नहीं लिखोगे, सिंगल नहीं लिखोगे, ठीक है। सिंगल नहीं लिखोगे, किसी केमिकल नेम में किसी केमिकल आपके बॉन्डिंग में दिख जाएगा वो अलग बात है, पर जर्नली सिंगल आप नहीं लिखोगे, ठीक है। दोस्तों यही तो क्या है आपके, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनमें जो परमाणुओं की संख्या है वही क्या कहलाती है आपकी, परमाणुओं की जो संख्या होती है, नोट करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, परमाणुकता कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पर दो आपको दोस्तों दिखाई दे। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूं आपसे तो ऐसे दोस्तों लिखोगे ना, नाइट्रोजन की बात करूं तो ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। तो इन सब में आप कितना, इन सब में आपको दो दो जो है परमाणुकता दिखाई देगी। सवाल क्या पूछ रहा है, कौन द्विपरमाणुक है, ठीक है। तो आर्गन नहीं है, सोडियम नहीं है, हीलियम नहीं है दोस्तों, आपके ऑक्सीजन द्विपरमाणु के आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, ऑक्सीजन द्विपरमाणु के आपको नोट करना है, ठीक है। अब इसमें दो बातें दोस्तों हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। एक बार दोस्तों जो एनसीईआरटी में हमारे सारणी दी गई आपके, आपकी एनसीईआरटी में परमाणुता संबंधी सारणी ये दी गई जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके ऑर्गन जो है वो एक परमाणुक है, मैंने आपसे कहा दोस्तों ऑर्गन दोस्तों एक परमाणुक है, आपके ऑर्गन एक परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन दोस्तों द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन आपके दो परमाणुक है, क्लोरीन दोस्तों आपके क्लोरीन द्विपरमाणुक है। दोस्तों फास्फोरस की बात करें आपसे, इसमें चार दोस्तों ना, फास्फोरस आपके जर्नली दोस्तों कितना होता है, अरे फास्फोरस जर्नली पूछूं आपसे ये चार होता है, ध्यान रखना, ठीक है। P4 कैसे लिखते हैं, P4 लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सल्फर दोस्तों बहुपरमाणुक होता है, आपके S8 भी होता है, ठीक है। सल्फर दोस्तों S8 भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम की बात करूं एक परमाणु का ना, आयरन की बात करें तो एक परमाणु, सोडियम लिखते हैं Na है ना, आयरन लिखते हैं आपके Fe, ठीक है। एल्यूमिनियम दोस्तों आपके Al, कॉपर हो गया Cu है ना, तो ये सारे कैसे हैं, एक परमाणु, ठीक है दोस्तों। तो धातु आपके कौन होती है, धातु जो है ये एक परमाणु होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आर्गन हीलियम दोस्तों ये भी गैस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये भी गैस है, लेकिन आर्गन हीलियम एक परमाणु है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोस्तों आपके द्विपरमाणु के। इसका कारण क्या है, ठीक है। अभी दोस्तों हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ने पे आपको समझ में आएगा, पर एक दोस्तों डब्बा बना के एक छोटी सी बात मैं आपको नोट करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण होगी आपके। जब हम आवर्त सारणी दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो उस आवर्त सारणी के अंदर जो है दोस्तों, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको एक बात पढ़ाऊंगा कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल वर्तमान में है वह किसकी है, मोजले की। किसकी दोस्तों, मोजले की है। और मोजले की जो आवर्त सारणी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, ये आपके परमाणु क्रमांक पे डिपेंड होती है। किसके ऊपर, आपके एटॉमिक जो नंबर है इसके ऊपर डिपेंड होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। जब भी दोस्तों केमिस्ट्री में आप किसी एलिमेंट को दोस्तों लिखते हो, जैसे कि आप दोस्तों मान लो 92 यूरेनियम 235, ठीक है, तो आप इस प्रकार दोस्तों किसी एलिमेंट को लिखोगे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो जो नीचे लिखा होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। कुल मिलाकर के आवर्त सारणी में उस आपके एलिमेंट का स्थान कौन सा है वो आपके ये होता है। मतलब आवर्त सारणी में यूरेनियम आपके कौन से स्थान पे दोस्तों, 92वें स्थान। जैसे कि आप हीलियम को इस प्रकार लिखते हो, ठीक है, तो आवर्त सारणी में हीलियम कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ऐसे नाम सुना होगा, ठीक है आपने, ठीक है दोस्तों। मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा दोस्तों, इस आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने दोस्तों आवर्त हैं आपके, इसमें आवर्त कितने आपके, पीरियड कितने हैं, 7 आवर्त नोट करना। और सो वर्ग कितने आपके, जो आपके ग्रुप है वो कितने हैं, 18 वर्ग आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। आवर्त होते हैं ये वाले दोस्तों आपके, ये दोस्तों आवर्त हो गए। और वर्ग कौन से होते हैं, ये आपके जो है आपके ये वर्ग होते हैं, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर दोस्तों, इसमें जो आपके 18वें नंबर का
दोस्तों वर्ग होता है आपके 18वें दोस्तों नंबर का जो ग्रुप होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट दोस्तों होते हैं? इसमें होते हैं हीलियम। कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है हीलियम दोस्तों आपके, इसमें होता है कौन आपके? नियोन होता है, इसमें होता है हीलियम, नियोन, आर्गन। कौन दोस्तों आपके? आर्गन होता है, इसमें क्रिप्टॉन होता है, इसमें आपके जिनोन होता है दोस्तों आपके, इसमें रेडोन होता है। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी गैस है आपके वो इसमें होती है। ठीक है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, भूकंप के समय कौन सी गैस का रिसाव होता है? रेडोन का। ठीक है, अजनबी गैस किसे बोलते हैं? जिनोन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो गैस आपकी वो कौन सी गैस होती है? ये सारी की सारी जो गैस होती है वो लिखना आपकी ये अक्रिय गैस होती है। ठीक है, क्यों होती है वो हम अलग से बात करेंगे ना। अक्रिय दोस्तों गैस होती है, ये सारी की सारी गैस नोबल गैस होती है। ठीक है, नोबल कह दीजिए दोस्तों, अक्रिय कह दीजिए, या फिर दोस्तों इसके अलावा आदर्श गैस कह दीजिए, आपके आदर्श गैस कह दीजिए, एक ही बात है ना। ये सारी की सारी गैस अक्रिय, नोबल, आदर्श कह दीजिए, एक ही बात है। उत्कृष्ट गैस भी कह सकते हैं ना, इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, आपको नोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन सब की जो परमाणुकता होती है वह कितनी होती है बेटा? इन सब की जो परमाणुकता है वह होती है 1। कितनी होती है? इन सब की जो परमाणुकता होती है, स्टार लगाइएगा, वो होती है 1। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए हीलियम, नियोन, आर्गन जो है इनकी परमाणुकता कितनी होती है? 1 होती है। सामान्यतः गैसों की जो परमाणुकता होती है उनमें जो परमाणु की संख्या हमें देखने को मिलती है वो 2 मिलती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, आपके नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इन सब की आपको 1 मिलेगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हमारा आंसर क्या है? ऑक्सीजन हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और इस टेबल को भी आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है कि धातु की जो परमाणुकता वो कितनी 1 होती है, और ये आपके यहाँ पर हीलियम की क्यों 2 होती है, मैंने हीलियम की क्यों 1 होती है मैंने समझा दिया आपको। फास्फोरस की 4 होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सरल स्थायी उत्तक नहीं है दोस्तों, है ना। आप पीसीएस लेवल तक का एग्जाम दीजिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी क्लास 9th में जितना दोस्तों कंटेंट उत्तक वाले टॉपिक में लिखा हुआ है उससे बेहतर कंटेंट आपको किसी भी बुक के अंदर, किसी भी गाइड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। उत्तक जो टिश्यू टॉपिक दिया गया बड़ा बेहतरीन टॉपिक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपके पहली बात दोस्तों, आपके जो टिश्यू होता है इस वर्ड का दोस्तों मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए टिश्यू दोस्तों जो वर्ड होता है आपके सो सेल दोस्तों जो होती है जिनकी आकृति एक समान दोस्तों ना, जिनका आकार एक समान है, जिनका दोस्तों आपकी कार्य एक समान होता है, उन सब सेल के आपस में मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है दोस्तों ना। तो सेल के आपस में मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ऐसी सेल जिनका आकार एक समान है और जिनका कार्य एक समान होता है, उन सब के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर टिश्यू के आपस में दोस्तों मिलने से अंग बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के दोस्तों आपस में मिलने से तंत्र बनेगा, और तंत्र के आपस में मिलने से आपके पूरी बॉडी हमारी बनती है। ठीक है, तो कोशिका हमारी जो बॉडी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने कोशिका सिद्धांत में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो कोशिकाओं के ही आपस में मिलने से क्या दोस्तों आपके टिश्यू बनते हैं। एनिमल टिश्यू अलग होते हैं और प्लांट टिश्यू दोस्तों अलग होते हैं। सवाल आज हमारा जो है वो प्लांट टिश्यू का सवाल मैंने आज लिया है दोस्तों ना। अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में? प्लांट टिश्यू जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम 3-4 क्लास में टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लांट टिश्यू में भी आपके जो होते हैं आपके जो पादप दोस्तों उत्तक होते हैं 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं विभाज्योत्तक, एक होते हैं स्थायी दोस्तों ना। जो प्लांट टिश्यू होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं विभाज्योत्तक, एक कौन से होते हैं? विभाज्योत्तक होते हैं, और एक होते हैं कौन से आपके? एक होते हैं लिखना आपके स्थायी उत्तक। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश वाले दोस्तों नोट करना, आपके टिश्यू 2 तरह के होते हैं आपके, एक होते हैं मेरिस्मेटिक दोस्तों। कौन से होते हैं? एक होते हैं मेरिस्मेटिक और एक होते हैं लिखना आपके कौन से? एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं मेरिस्मेटिक। नाम से स्पष्ट है, जिसमें आगे दोस्तों विभाजन होगा वो विभाज्योत्तक होंगे। ठीक है, अरे विभाज्योत्तक मतलब क्या होता है? जिसमें आगे विभाजन हो पाएगा दोस्तों आपके, यह आपके क्या होंगे? ये आपके विभाज्योत्तक होंगे। ठीक है, और जिनमें विभाजन नहीं दोस्तों हो पाएगा, जिनमें विभाजन नहीं हो पाएगा वो क्या कहलाएंगे आपके? वह कहलाएंगे आपके स्थायी उत्तक। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों आपके, यह दोस्तों एक पेड़ आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है
दोस्तों मैंने कहा आपके कि इसके अंदर दोस्तों आपके इसके अंदर दोस्तों विभाजन होगा, ठीक है। या तो दोस्तों इसकी लंबाई बढ़ेगी आपकी, दोस्तों विभाजन होगा तो या तो इसकी लंबाई बढ़ेगी या दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है आपकी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दो काम होने वाले, या तो इसकी दोस्तों लंबाई बढ़ेगी या फिर इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो इसे क्या बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं शीर्षस्थ विभाजोत्तक, ठीक है। एपिकल दोस्तों क्या बोलते हैं, एपिकल कहते हैं। एपिकल के अंदर क्या होता है, एपिकल के अंदर लंबाई बढ़ती है, ठीक है। दोस्तों एपिकल में पौधा आपके शीर्ष से बढ़ता है, मतलब लंबाई जो है वह बढ़ती है, आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। तो पौधे की लंबाई कहाँ बढ़ेगी, शीर्षस्थ में बढ़ेगी, ठीक है। और दोस्तों पौधे की दोस्तों चौड़ाई की बात करें आपसे, पौधे की दोस्तों चौड़ाई जो है आपकी, अगर इसको बढ़ने की बात करूं आपसे, तो यह कौन सा दोस्तों, यह आपके कहलाता है पार्श्वीय, क्या कहलाता है आपके, पार्श्वीय कहलाता है, नोट करना है, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं आपके, कैम्बियम कहते हैं, क्या कैम्बियम कहते हैं या पार्श्वीय कहते हैं, ठीक है। तो या तो लंबाई बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी, ये हमारा कौन सा, ये हमारा दोस्तों आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों आपकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है। दोस्तों लंबाई बढ़ गई, विभाजन हो गया टिश्यू के अंदर, ठीक है। जैसे दोस्तों इस टिश्यू, इसमें कोई एक टिश्यू है, उसमें दोस्तों विभाजन होगा, उसके बाद में वो जो टिश्यू होगा, अब उसके अंदर जो है वापस से विभाजन की क्षमता नहीं होगी, ठीक है। और जिस टिश्यू में वापस से विभाजन की क्षमता नहीं होगी, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे कि भाई स्थायी दोस्तों उत्तक कहाँ से बने आपके, तो स्थायी उत्तक जो है वो इन्हीं से बने दोस्तों ना। जब इनके अंदर विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो आपके परमानेंट टिश्यू दोस्तों कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों आपके, जब दोस्तों इनके अंदर आपके विभाजन, देखो ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जिन्हें अगर दोस्तों इनके अंदर विभाजन की जो पावर है वह आपके द एंड क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो आपके परमानेंट टिश्यू वाली कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक। किस कैटेगरी में आएंगे, परमानेंट टिश्यू वाली कैटेगरी में दोस्तों आएंगे आपके। यह दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल आपके स्थायी उत्तक और एक होते हैं जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। सरल को हम बोलते हैं सिंपल, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जटिल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स दोस्तों परमानेंट टिश्यू, है ना। तो इनको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। आज हम केवल किसकी बात करने वाले हैं, सरल स्थायी उत्तक की दोस्तों बात करने वाले हैं। सिंपल हमारा जो आपके सिंपल जो हमारे परमानेंट टिश्यू है दोस्तों, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम आपके सरल स्थायी उत्तक जो है इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें लिखी हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, एनसीईआरटी में पढ़ के दिखाऊंगा, अभी रुक जाइए, ठीक है। पहले आप मेरी बातें को समझ लीजिए, जिससे आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में दोस्तों आसानी हो, रोचकता आए आपको, और आपको ये समझ आए कि भाई इस 10 लाइन में से कौन सी लाइन हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पता दोस्तों लगना चाहिए। देखो ना, अब कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं रसगुल्ला, कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों पहला जो तरीका आपके, पहला जो प्रकार इसका होता है उसे बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमा, क्या बोलते हैं, पहला जो प्रकार है इसे क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सरल जो स्थायी उत्तक है उसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम क्या है, पैरेन्काइमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पैरेन्काइमा सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला सरल स्थायी उत्तक है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि भाई सबसे अधिक जो मात्रा है वह किसकी मिलती है, आपके सबसे अधिक जो मात्रा है वो किसकी मिलती है, वह आपके सरल स्थायी उत्तक जो है, सबसे अधिक दोस्तों मात्रा में मिलने वाला सरल स्थायी उत्तक है, आपको नोट करना है पैरेन्काइमा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक आपके सामने यही है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, ये जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, ये जीवित कोशिका जो होती है, लिविंग सेल जो होती है, इनसे मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यतः काम क्या है दोस्तों आपके, इसका मुख्यतः काम है भोजन का आपके क्या करना दोस्तों, भंडारण करना, ठीक है। इसका मुख्यतः काम क्या आपके, भोजन का भंडारण जो है, ये इसका मुख्यतः काम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों भोजन का भंडारण मुख्यतः काम है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ ऐसे आपके पैरेन्काइमा होते हैं जिनमें दोस्तों क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। मेरी बात सुनना दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे पैरेन्काइमा है, कुछ पैरेन्काइमा ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल दोस्तों मिलता है, और क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित, और मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपकी जिनमें क्लोरोफिल मिलेगा उनमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहां पे भोजन का निर्माण होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो किसका निर्माण होगा, भोजन का दोस्तों निर्माण होगा, ठीक है। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें
क्लोरोफिल मिलता है उसे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। लिख लो, स्टार लगा के लिखना आपके, उन्हें कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सवाल दोस्तों, पैरेनकाइमा तो लगभग आधी जनता जानती है, पर पैरेनकाइमा का कौन सा पार्ट क्लोरेनकाइमा है, यहाँ दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों जलीय पादपों की बात करूं तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, वहां पे दोस्तों आपके वहां पे हवा के लिए दोस्तों आपके बड़ी बड़ी कूपिकाएं मिलती हैं। जलीय जो पादप होते हैं उनमें हवा के लिए दोस्तों क्या मिलती है, बड़ी बड़ी गुहिकाएं मिलती हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं मिलती हैं। इसलिए उन जगह पर आपके जो पैरेनकाइमा होता है उसे बोलते हैं एरेनकाइमा। स्टार लगाइएगा दोस्तों। एरेनकाइमा पूछूं आपसे, जलीय जो दोस्तों पादप जो होते हैं आपके, जलीय जो पादप होते हैं दोस्तों, इन जलीय दोस्तों पादपों के अंदर आपके बड़ी बड़ी दोस्तों गुहिकाएं मिलती है, गुफाएं मिलती हैं, या फिर खाली स्पेस आपके जो है प्लेस आपको मिलता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऐसी स्थिति में पैरेनकाइमा जो है इसे बोलते हैं एरेनकाइमा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें मिलता है एरेनकाइमा, आपको ध्यान रखना है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोरदार प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है। आपके जब सीजल में सवाल पूछेगा कि एरेनकाइमा क्या होता है, तो वहां पर आप जो है किताबों को सर्च करोगे, अंत में दोस्तों जानकारी जो है वो आपको एनसीईआरटी से मिलती है, ठीक है। देखो, साइंस में एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है, आप मान के चलना, ठीक है। बेस्ट एनसीईआरटी साइंस के अंदर 9-10 की एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लीजिए, साइंस का सुपर साहब एग्जाम में दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। सुनिए दोस्तों, अब मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं दोस्तों। आपके देखो यहाँ पर जो फोटो वो लगी हुई है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ रहा हूँ। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल दोस्तों स्थायी उत्तक। एपिडर्मिस दोस्तों आपकी, जैसे हमारी जो बॉडी है इसमें ये डर्मिस है आपके, ये एपिडर्मिस कहलाता है ना, ऊपर वाली जो स्किन है, इसके नीचे क्या होते हैं, सरल स्थायी उत्तक होते हैं पादपों के अंदर, ठीक है। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। ये दोस्तों उत्तक प्राय भोजन का भंडारण क्या करते हैं, आपके भोजन का भंडारण करते हैं। कुछ पैरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस ऐसी स्थिति में इन उत्तकों को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और जलीय पौधों में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं, कैविटी पाई जाती हैं, जिसके कारण में जल में दोस्तों उतरती है। इस प्रकार के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, किस बुक में मिलेगा, बस आप क्या है इस फ्री के कंटेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे, वो अलग बात है, ठीक है। ये फ्री का कंटेंट है इसलिए आप फायदा नहीं है। इसी को दोस्तों मैं बुक में लिख के देता आपको, तो आप इसको खरीदते और सोचते कि आपने झंडे गाड़ दिए, ठीक है। दोस्तों अगला देखिए दोस्तों ना, ये तो हो गया हमारा पैरेनकाइमा, ठीक है। 3 तरह के सरल स्थायी दोस्तों उत्तक होते हैं। पहला होता है पैरेनकाइमा। सेकंड दोस्तों क्या होता है, सेकंड होता है आपके कोलेनकाइमा। क्या होता है सो, सेकंड होता है कोलेनकाइमा। क्यों मैंने कहा था आपसे कि पैरेनकाइमा को दोस्तों ढंग से पढ़ना, आपके देखिए दोस्तों। पैरेनकाइमा में एक दोस्तों वर्ड लिखा हुआ देखना आपके यहाँ पर। पैरेनकाइमा में एक वर्ड लिखा हुआ है क्लोरेनकाइमा। क्या, क्लोरेन। अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा और पेपर में पूछा क्लोरेनकाइमा क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ 90% दोस्तों स्टूडेंट जो है वो ये लगा के आएंगे दोस्तों ना, ये वाला, ठीक है। जबकि ये क्या है, कोलेनकाइमा दोस्तों। क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा दिमाग में रखना है, ठीक है। किससे दिमाग में दोस्तों रखोगे, आपके क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा दिमाग में रखोगे ना, क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा दिमाग में रखना है। मेरी बात सुनो, फिर सुनो दोबारा से, क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा दिमाग में रखना है कि जिसमें क्लोरोफिल होगा वो क्लोरेनकाइमा होगा दोस्तों ना। इससे आपको याद आएगा कि भाई क्लोरेनकाइमा इज ए पार्ट ऑफ पैरेनकाइमा, ठीक है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेनकाइमा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, कोलेनकाइमा। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, पहली बात तो ये दिमाग में रखो, ठीक है दोस्तों। कोलेनकाइमा दोस्तों क्या होता है आपके दोस्तों, कभी आपको याद है अपनी बचपन दोस्तों, स्कूल याद है जब आप स्कूल दोस्तों जाते थे और हम लोग काम नहीं दोस्तों करके ले जाते थे,
तो मास्टर जो है एक होशियार दोस्तों बालक क्लास में होता ही था रसगुल्ला, ठीक है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, हम सबको पिटवाना दोस्तों ना, हम सबको मुर्गा बनवाना, एक ही उद्देश्य था। वो कितनी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, वो दोस्तों पक्का काम करके लाता ही था ना। और हम सोचते थे कि सब लोग काम नहीं करके ले जाएंगे तो आज बच जाएंगे, पर दोस्तों वो एक जो जीव निकलता था वो बोलता था कि मास्टर जी मैं काम करके लाया हूं। फिर दोस्तों मास्टर हमको मुर्गा बनाता दोस्तों, आपके एक लाइन में खड़ा करता और उसको भेजता कि जाके एक नीम की डंडी तोड़ के लाना और पतली वाली लेकर आना, ठीक है। हम सोचते हैं मौज आ गई, पतली वाली दोस्तों मंगाई है। पर अपन को पता है जब दोस्तों पड़ती थी ना वो पतली वाली दोस्तों डंडी आपके, तो एक तो टूटती नहीं थी रसगुल्ला दोस्तों ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती थी भाई साहब दोस्तों आपके। और जैसी दोस्तों हमारे पड़ती रसगुल्ला तो वहां पे दोस्तों वो लाइन खिंच जाती। और अगर अपना नंबर दोस्तों 8वां है तो 7 को पहले पढ़ के आ रही है, और वो जो 7 को दोस्तों पढ़ने का जो डर था ना अंदर कि यार बहुत तेज लग रही होगी ये वो अलग और सहन करना पड़ रहा है। पहले वाले को तो पहले पढ़ गई, उसको पता ही नहीं कि पढ़नी थी या नहीं पढ़नी थी, धमाक से पढ़ गई, खत्म खेल। 8वें नंबर वाले को दोस्तों महसूस हो रहा है कि 7 को पढ़ रही है लगातार, है ना। तो यहाँ भी अंदर धुक धुक हो रही है रसगुल्ला ना। तो वो नीम की दोस्तों डंडी क्या होती थी आपके, फ्लेक्सिबल होती थी, है ना, लचीली, टूटती नहीं थी भाई साहब आपके, ठीक है। वो जोर से मारता दोस्तों मास्टर जो है, चिपक जाती वो, है ना, और टूटती नहीं थी, देखना दोस्तों ना। तो उसमें कौन सा टिश्यू होता था, उसमें कोलेन काइमा टिश्यू मिलता था जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। कभी सवाल पूछे आपसे कि पौधों के अंदर, सवाल पूछे कि पौधों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है दोस्तों आपकी इस लचीलेपन के लिए ना, इस लचीलेपन के लिए कौन जिम्मेदार दोस्तों होता है आपके, लिखना आपके, वो होती है कोलेन काइमा। स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण सवाल है। पौधे के अंदर दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है आपके, कोलेन काइमा, ठीक है। जिस पौधे में दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आंधी तूफान में वो पौधा जो है हिलेगा पर टूटेगा नहीं दोस्तों ना, वो हिलेगा पर टूटेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी पौधे की यांत्रिक दोस्तों आपकी जो सहायता करता है कौन आपके, उसे खड़े रखने में जो यांत्रिक सहायता करता है वो कौन आपके, कोलेन काइमा, नोट करना है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा सरल स्थायी उत्तक है आपके, उसका नाम है स्केलन काइमा। क्या होता है, स्केलन काइमा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे नेक्स्ट वाड़ो तुम कहीं और जाओ, ठीक है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो देखो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाड़े यहाँ पर ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट वाले दोस्तों वहां जाएं, साइंस के टॉप 50 सवाल, खत्म साइंस, है ना, वहां पे जाएं, ठीक है। ये दोस्तों उनके लिए जिनको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, उनके लिए, है ना। वर्तमान पैटर्न में जिनको एग्जाम क्वालिफाई, जिनको दोस्तों कोशिका ही पढ़नी है, राइबोसोम गोल्जी को है वही पढ़ना है, तो फिर तो वो क्लास 8 से आप लोग पढ़ रहे हो दोस्तों, है ना। ये थोड़ी पढ़ा है तुमने रसगुल्ला, ये भी तुम्हारी बुक में था, पर सो पढ़ा थोड़ी था ये सवाल, है ना। अच्छा दोस्तों स्केलन काइमा, ठीक है, ये दोस्तों नोट करना, आपकी ये जो है मृत कोशिका से दोस्तों बनता है, ठीक है। ये मृत कोशिका जो होती है दोस्तों उनसे बनता है दोस्तों आपके। ये पेड़ की मजबूती के लिए ना, पेड़ पौधों की दोस्तों मजबूती के लिए कौन होता है आपके, स्केलन काइमा दोस्तों होता है, नोट करना। जैसे कि आपके दोस्तों नारियल के जो ऊपर होता है आपके वो, ठीक है, नारियल का जो छिलका होता है वो आपके, है ना, तो नारियल जो होता है उसका रेशेदार जो छिलका होता है वो क्या होता है, स्केलन काइमा। सवाल पूछ ले आपके कि नारियल का रेशेदार छिलका किसका एग्जाम्पल है, स्केलन काइमा दोस्तों इसका एग्जाम्पल, नोट करना आपके दोस्तों। इसके अंदर आपकी एक भित्ति होती है, वॉल होती है, जो कि लिग्निन की बनी होती है, जिसके कारण दोस्तों इसकी मोटाई, स्टार लगा लो आपके दोस्तों। इसके अंदर आपकी जो वॉल होती है, जो भित्ति होती है इसकी, वो लिग्निन की दोस्तों बनी होती है आपकी, लिग्निन की बनी होती है दोस्तों, नोट करना आपके, जिसके कारण ये मोटी होती है, मजबूत होती है और पेड़ पौधों की मजबूती के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा कंटेंट देखिएगा आप लोग जो है आपके, देखो पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कोलेन काइमा के कारण दोस्तों, ना, पौधे में जो लचीलापन है आपके वह कोलेन काइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, अनियमित ढंग से कोणों पर मोटी होती हैं और कोशिका
कोशिकाओं के बीच दोस्तों बहुत कम स्थान होता है, नोट करना, ठीक है। अगला नंबर आपके, एक अन्य प्रकार का उत्तक स्केलन काइमा होता है। यह उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। स्केलन काइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण दोस्तों मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतना मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास सरल स्थायी उत्तक दोस्तों आपके सामने, इसमें एक स्केलन काइमा है, ये आपके मजबूत है, और ये हमारा लिग्निन इसके अंदर मिलता है, मोटी परत है और मृत है। नारियल का रेशेदार छिलका जो है वो आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। वही पौधे में लचीलेपन के लिए कोलन काइमा जो है नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके मैंने आपको बताया पैरन काइमा के बारे में, मैंने पैरन काइमा, एरन काइमा और क्लोरेन काइमा आपको नोट करना है। एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कौन सरल स्थायी दोस्तों उत्तक नहीं है, तो स्केलन काइमा है, कोलन काइमा है, पैरन काइमा है, जाइलम नहीं है। हम अगली क्लास में जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार दिल तो भेज दो रसगुल्ला, मतलब मैंने आपको जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप यकीन मानना आपको मैं बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, और मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत सहायता देने वाला है, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों आते, निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब आप इकोनॉमिक्स की जब क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको ढूंढ ढूंढ के सवाल निकालने पड़ेंगे, पर देखना एक एक पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में दिया हुआ, पढ़ के सुनिएगा। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं को दोस्तों आर्थिक क्रियाकलाप दिए गए हैं आपके, कि कौन कौन से प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, उसके बारे में, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न क्रियाकलापों में, देखो विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता है, ठीक है, विलास मछलियां बेचता है, और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई है, ठीक है। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों में बांटते हैं, प्राथमिक प्राइमरी, सेकेंडरी द्वितीयक, और तृतीयक आपके टर्सरी, ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं आपके, उसमें कौन कौन आता है, कृषि आता है, एग्रीकल्चर आता है, वानिकी दोस्तों आपके फॉरेस्ट्री आता है, आपके पशुपालन आता है, लाइव स्टॉक आता है, मत्स्य पालन आता है, आपके मछली पालन दोस्तों आपके, मुर्गी पालन भी इसमें आता है, खनन भी इसमें आता है, माइनिंग भी इसमें आता है, और उत्खनन भी इसमें आता है। तो कभी सवाल पूछ ले आपसे कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन कहाँ पर आते हैं आपके, वो सारे के सारे आपके प्राइमरी सेक्टर दोस्तों इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। कहने की दोस्तों बात ये आपके कि प्रकृति से जो सीधा हमको प्राप्त होते हैं, हम सीधा उसको यूज करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जैसे कृषि हो गया आपके, फसल उगाना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, और आपकी उत्खनन हो गया, वो सब दोस्तों ना। अगर मैं इन सबको दोस्तों निकाल करके किसी जगह पे कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग करूंगा, इनको निकाल कर ले जाऊं और कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग करूं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जिसमें दोस्तों उद्योग आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है आपके द्वितीय क्षेत्र में आपके विनिर्माण शामिल है, ठीक है। तो आपके जो उद्योग होते हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों इसमें आते हैं, जहां पे प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये कच्चे माल की तरह काम करता है, ठीक है। ये कच्चा माल जो है इसकी तरह काम करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपके हमने फसल दोस्तों उगाई, आपके हमने कॉटन उगाया, ठीक है, और उस कॉटन को मैं लेकर चला गया और सूती वस्त्र उद्योग में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने जींस बना दी, आपके शर्ट बना दी। तो वो जो जींस और शर्ट मैंने बनाई वो क्या कहलाएगी, आपके सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। और कॉटन सेक्टर कौन सा होगा, कॉटन सेक्टर होगा आपके कपास आएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री जो होती है वो किस में आती है, उद्योग आपके इंडस्ट्री जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, नोट करना, ठीक है। निर्माण भी इसमें आता है दोस्तों, निर्माण भी इसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण भी इसमें आता है, ठीक है। मैंने घर बनाया तो भी इसमें आएगा दोस्तों आपके, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग की तो भी इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी बिजली और गैस की जो सप्लाई होती है वो भी इसी में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको नोट करना है, ठीक है। और आपके तृतीय क्षेत्र में व्यापार
व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किस में दोस्तों आ रहा है? इस टर्सरी सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल आप जा रहे हो तो सेक्टर कौन सा? टर्सरी सेक्टर, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। तो आपके व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं? आपकी टर्सरी सेक्टर में आती है। मतलब सेवाएं जो होती हैं, सर्विसेज किस में आती है? सर्विसेज जो है वो टर्सरी सेक्टर में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपसे यहाँ पर यह कहा कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीजें आती हैं? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन आता है, जो कि हम सीधा प्रकृति से प्राप्त करते हैं। चाहे दोस्तों खनिज हो गया, चाहे खेती करना हो गया, चाहे मछली पालन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी में जब इन चीजों का उपयोग हम कहीं पर कच्चे माल के रूप में करेंगे दोस्तों आपके, और नया उत्पाद बनाएंगे, तो आपके मछली से हम लोग मछली का तेल बनाएंगे आपके, तो वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, नोट करना। उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, या आपके बिजली हो गया, आपके जो इसके अलावा आपके ये सप्लाई, आप गैस की सप्लाई आपके सेकेंडरी में आएगी, ठीक है। और वहीं टर्सरी में आपकी जो सेवाएं होती है टर्सरी में आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों लिखिएगा हमारा आंसर क्या है। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा मिला? आपके खनन नहीं है, विनिर्माण है, संचार नहीं है, पशुपालन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा ठीक दोस्तों आंसर है। बेरोजगारी के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। ये भी हमारी इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर लिखा हुआ है। श्रम बल जनसंख्या में दोस्तों वे लोग शामिल होते हैं जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में है। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दोस्तों पाई जाती है। मल्होत्रा समिति का संबंध बेरोजगारी से है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी दोस्तों मिलती है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट देखना, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल दोस्तों होते हैं जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक आपको दोस्तों रीजनिंग के हिसाब से आपको समझा रहा हूं दोस्तों। आपके मान लो दोस्तों ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। दोस्तों मान लो आपके ये संपूर्ण दोस्तों भारत की सारी पॉपुलेशन जो है वो दोस्तों इसके अंदर आ रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बच्चे होंगे, 15 साल से कम उम्र के होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 60 साल से दोस्तों अधिक के होंगे। अब उनको हम लेबर फोर्स के रूप में काउंट दोस्तों नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अब उन्हें दोस्तों लेबर फोर्स के रूप में हम काउंट नहीं कर सकते आपके। दोस्तों मान लो ये लोग वो हैं जिनकी उम्र 15 से 259 वर्ष के बीच में, ठीक है। इन आपके जो आपके इनकी उम्र कितनी है? आपकी इनकी उम्र जो है वो 15 से 59 वर्ष के बीच में है। इसे हम कहते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग लेबर फोर्स कहते हैं। इसको हम जो है श्रम बल कहते हैं, जिनके अंदर श्रम करने का बल है, ठीक है। बच्चों को अलग कर दीजिए, बूढ़े बड़ों को अलग कर दीजिए, जिनके अंदर श्रम करने का बल है उसे कहते हैं लेबर। तो कभी सवाल पूछे कि लेबर फोर्स में कौन आता है? 15 से 259 जो है ये लेबर फोर्स में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, दोस्तों लेबर फोर्स में दोस्तों वो लोग जिनको दोस्तों रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, उन्हें अलग कर दीजिए दोस्तों ना। जिनको रोजगार मिला हुआ है दोस्तों उन्हें अलग कर दीजिए। ये दोस्तों वो लोग हैं आपके जिनके पास दोस्तों रोजगार नहीं है, ठीक है। ये कौन से लोग हैं आपके? ये वो लोग हैं जिनके पास दोस्तों रोजगार नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों कौन से लोग हैं आपके? ये वो लोग हैं जिनके पास दोस्तों रोजगार नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या दोस्तों इन सब लोगों को बेरोजगार कहेंगे? नहीं दोस्तों आपके, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जैसे कि आप लोग दोस्तों। सरकार आप लोगों को बेरोजगार नहीं मानती है, ठीक है। सरकार ये कहती है कि भाई हमने दोस्तों, मान लो हम कह रहे हैं कि भाई 200 रुपए में आप जो है दोस्तों, मान लो हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको डेली 200 रुपए देंगे और आप जो है मनरेगा के अंदर मजदूरी कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास रोजगार है, तो जिसको वो वाला रोजगार भी नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार है दोस्तों ना। आप लोग शिक्षित बेरोजगारी के दोस्तों अंदर आते हो, ठीक है। आप लोग बेरोजगारी में नहीं आते हो, आप तो अपनी इच्छा से बेरोजगार हो दोस्तों। इसमें दोस्तों वो लोग हटा दीजिए, इसमें से वो लोग आपके दोस्तों, मान लो ये सारे जो लोग हैं आपके, मान लो ये सारे जो लोग हैं आपके, ये अपनी इच्छा से बेरोजगार है, ठीक है। आपकी तरह अपनी दोस्तों इच्छा से बेरोजगार है। आप दोस्तों आपके क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। इन्हें कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसे? ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं आपके। ये बेरोजगारी दर में काउंट नहीं होती है। आप देखते हो ना बेरोजगारी दर कितनी होती है, 3%, 4%। असली में ऐसा थोड़ी होता है रसगुल्ला। तो ये बेरोजगारी दर में काउंट नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये जो बची हुई है आपकी, जो बची हुई है ना दोस्तों आपके, ये बेरोजगार है, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके बेरोजगार, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी, या फिर जो बेरोजगारी की दर होती है वो ये होती है, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब ये है आपके, इसका मतलब ये है कि ये लोग
ये लोग न्यूनतम मजदूरी पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी पे काम करना चाहते हैं, पर इनको काम मिल ही नहीं रहा है दोस्तों ना, इन्हें काम ही नहीं मिल रहा है। वो है आपके अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। आप लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हो बेटा, आप लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हो। आपको दोस्तों काम तो मिल रहा है, आप करना नहीं चाहते दोस्तों, आपसे आप तो काम तो मिल रहा है दोस्तों, पर आप करना नहीं चाहते हो। तो आप दोस्तों क्या हो, आप अपनी इच्छा से जो है वह बेरोजगार हो। आपको एक सेकंड दोस्तों, माइक जो है थोड़ा आवाज कर रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, है ना, थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, मैं खत्म ही करने वाला था, फिर मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, तुम चेंज कर लेते हो, वरना तुम कमेंट ही कमेंट करे जाओगे ना, कमेंट के बाद आओ, तुम लोग कमेंटा करते हो, कमेंट थोड़ी करते हो। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि भाई इस दोस्तों पूरी पॉपुलेशन में से वो लोग हटा दो, बच्चे और बूढ़े हटा दो, तो कौन आएगा, आपके श्रम बल आ जाएगा, ठीक है, लेबर फोर्स आएगा। 15 to 59 दोस्तों वर्ष में आपके लेबर फोर्स आता है, ठीक है। फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे, इस लेबर फोर्स के अंदर आपके वो लोग हटा दीजिए जिनके पास रोजगार है, तो फिर आपके बेरोजगार आएंगे, ठीक है। इस बेरोजगार में से उनको बैठाइए जो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, जैसे कि ऐच्छिक बेरोजगारी। अब सरकार तो कह रही है कि आप मनरेगा में काम कर लीजिए, पर आप तो कह रहे हो कि नहीं दोस्तों, हम तो आपके वीडियो बनेंगे, हम तो कलेक्टर बनेंगे, तो भाई साहब फिर आप जो है अपनी इच्छा से बेरोजगार, ठीक है। कई दोस्तों बच्चे ऐसे भी है जो मान लो वीडियो हैं, सरकार कह रही है कि वीडियो की जॉब कर लो, वो कह रहे हैं नहीं हम तो कलेक्टर बनेंगे तभी जॉब करेंगे, तो वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, ठीक है। आप शिक्षित बेरोजगार हो, बेरोजगारी दर में आपको काउंट नहीं करती है सरकार, नोट कर लेना, ठीक है। दोस्तों अगर काउंट करे तुमको तो 40% बेरोजगारी निकले भारत की, है ना, पर काउंट नहीं करती है, ठीक है। काउंट कौन होते हैं बेरोजगारी दर में आपके, जिनको न्यूनतम मजदूरी पे जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम मनरेगा में भी काम कर लेंगे, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाती कौन सी आपकी, वो कहलाती है अनैच्छिक बेरोजगारी। और ये रियल बेरोजगारी की दर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जो 15 से 259 वर्ष के बीच में। अरे डोपा लाई भी खड़ा हूं यार, मुझे पता था, पर मैंने कहा सवाल अंतिम सवाल है तो खत्म कर देता हूं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं गुरुजी समस्या है, तो मैंने चेंज कर लिया दोस्तों ना। कृषि क्षेत्र में प्रचंड दोस्तों बेरोजगारी होती है, ठीक है। देखो दोस्तों कृषि क्षेत्र जो होता है आपके दोस्तों, अगर ये हमारा एक फील्ड है दोस्तों, इस फील्ड में मान लेते हैं 4 लोग हमारे घर के काम कर रहे हैं, और दोस्तों मान लो इससे 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है, ठीक है। अगर दोस्तों एक व्यक्ति और जुड़ गया इसमें, और मान लो फिर भी 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है, तो ये जो नया व्यक्ति जुड़ा है वो प्रचंड बेरोजगारी होगी, छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। ऐसा लगेगा जरूर कि 5 लोग रोजगार में, पर आप जानते हो ये काम तो 4 लोग भी कर रहे थे, तो ये क्या कहलाएगी, प्रचंड या छिपी बेरोजगारी कहलाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है, हमारे जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें आप देखते होंगे खेतों में जो हम काम करते हैं उसमें पूरा परिवार लगा हुआ है, एक व्यक्ति और जुड़ जाएगा, उतना ही उत्पादन हो रहा है, फिर भी हम सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये छिपी बेरोजगारी होती है, प्रचंड बेरोजगारी होती है। इसकी एक डेफिनेशन होती है कि इसका सीमांत उत्पादकता जो होती है वो 0 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। इसका मतलब ये होता है कि 4 से जब 5 हुआ तो एक अन्य आदमी जुड़ा तो भी क्या हुआ, तो भी जो उत्पादन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कितनी होती है, 0 होती है ना। तो ये भी दोस्तों ऑप्शन ठीक है आपके। मल्होत्रा समिति का संबंध बेरोजगारी नहीं दोस्तों, मल्होत्रा समिति का संबंध जो है वो संबंधित किससे आपके, वो इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित है, इंश्योरेंस या फिर जो बीमा क्षेत्र है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेरोजगारी से रिलेटिव कमेटी है भगवती समिति, कौन सी है, भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी संबंधित नोट करना, ठीक है। और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश है शिक्षित बेरोजगारी मिलती है, ठीक बात दोस्तों आपकी। ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है कौन सी, छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है या मौसमी बेरोजगारी मिलती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में आपके अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी मिलती है, जहां पर लोग शिक्षित हुए बैठे हैं लेकिन उनको अपनी शिक्षा के अनुसार जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग दोस्तों, आपको रोजगार तो मिल सकता है लेकिन आप लोग चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो आप शिक्षित बेरोजगारी में आते हो, ये आपको नोट करना है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत हो गया हमारा, गलत ही सवाल पूछा, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये दोस्तों हमारा आज का जो क्रियाक्रम था वो समाप्त हो गया, ठीक है। आज छोटी क्लास है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कल हम फिर मिलेंगे वापस से आपके जीके जीएस के अंदर शाम को 8 बजे, और मैथ के अंदर आपके सुबह 12 बजे, आपके दोपहर में 12 बजे राहुल सर से आपकी मुलाकात होने वाली है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, कल फिर मिलते हैं आप सभी से यहीं पर। ऑल दी बेस्ट आप सभी को,
खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कंटेंट एक नंबर, सारा की सारा एनसीईआरटी से कंटेंट आपको दे रहा हूँ, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कम समय के अंदर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, थैंक यू।